स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। इसके जो क्वेश्चंस हैं इसका पीडीएफ आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं globaliti.org। इसके पहले की वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज क्लास 6 है, क्लास 1 to 5 ऑलरेडी कराया जा चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेबर्स लॉ, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में श्रम कानून। ठीक है, बहुत से एक्ट्स और कानून जो है इंडिया में बनाए गए हैं, क्या पूरे देश में रहते हैं, जिससे क्या होता है सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है। अगर नियम कानून ना हो तो लोग मनमाना करने लगे, वो इंडस्ट्री हो या सोशल लाइफ हो, हर जगह अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रैफिक का भी एक कानून होता है कि आपको कैसे चलना है, लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है। अगर कानून ना हो तो क्या होगा, ढेर सारे एक्सीडेंट होंगे, सही से रोड पर कोई चल नहीं पाएगा, जाम लगा रहेगा। तो ये सब समस्या है। समस्याओं के निदान के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा देने की बात हो रही है। वर्क फोर्स मतलब जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको वर्क फोर्स बोला जाता है। मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह के लिए कई श्रम और औद्योगिक कानून, श्रम मतलब लेबर लॉ, ठीक है, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल लॉ। यहाँ पर लिखा हुआ था ना इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर, श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा आपका, हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो हो गया ना, कार्यबल की सुरक्षा मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। किसके द्वारा, सरकार द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। फैक्ट्री एक्ट क्यों होता है। जैसे हमने आपको फैक्ट्री एक्ट को आप कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम कह सकते हैं। कारखाना अधिनियम, अधिनियम मतलब वही नियम कानून। एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट भी होता है इसी तरह से। जो अप्रेंटिस के जो करते हैं बच्चे, उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होनी चाहिए, कितने देर वो काम करेंगे, ये सब जो है जो एक्ट्स होते हैं वही निर्धारित करते हैं, उसी वही नियम कानून होता है। ठीक है, इसी तरह से फैक्ट्री एक्ट भी होता है। तो फैक्ट्री एक्ट जो है रेगुलेट टू इंश्योर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या करता है, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को वर्किंग कंडीशन को कंट्रोल करता है कि कितने देर काम करना है, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, हेल्थ के क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसमें फिर कह रहा है विच में बी एन ऑब्जेक्टिव, कि इसका मकसद क्या है, फैक्ट्री एक्ट का मकसद क्या है। नीचे दिए गए आंसर में से आपको चूज करना है कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है। तो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। जो भी काम करने वाले लोग हैं, कहाँ पर देखिए, कारखाने में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए। ये तो सही बात है। फैक्ट्री एक्ट का काम ये होता है कि जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उनको कुछ इस प्रकार से ना काम कराया जाए कि उनको मतलब उनकी तबीयत खराब हो जाए या उनको कोई मतलब प्रॉब्लम हो फिजिकली। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रोवाइड हायर एजुकेशन। ये ऐसा कोई नियम नहीं होता है, फैक्ट्री में ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपने एम्प्लॉय को आगे आपको पढ़ाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फैक्ट्री इसके लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद है फोर्स वर्कर्स टू ओवर टाइम, कि जो भी आपके वर्कर हैं उनसे ज़बरदस्ती आप ओवर टाइम कराओ, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं होता है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, और ये तो होगा नहीं। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये आता है, क्या आता है कि वर्कर की जो हेल्थ कंडीशन है उसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप ऐसा कोई काम ना कराएं, या फिर कहीं डेंजरियस जगह पे काम करा रहे हैं तो उसको प्रॉपर सेफ्टी के जो फीचर्स मतलब हैं, जो उपकरण है वो दिए जाए, या जो वहाँ पर गाइडलाइंस है पूरी उसकी सुरक्षा किया जाए। जैसे बॉयलर के पास कोई काम कर रहा है तो बॉयलर के राउंड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऐसे ही नहीं भेज दिया जाए किसी को, वहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो। जो काम करने वाले हैं बॉयलर अटेंडेंट, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसी तरह से बहुत से टेढ़े मेढ़े काम होते हैं, तो जो भी वर्कर हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखना भी किसके अंतर्गत आता है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है। और इसको करना, जो कंपनी फैक्ट्री है उसको करना ही करना है। इसको अगर नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई शिकायत कर दे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम ज़्यादा हो गया।
वाई आर लेबर लॉज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं सरकार के द्वारा श्रम कानून क्यों बनाया गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि श्रम कानून इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी वर्कर, जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण ना हो। ज़रूरत पता चला फैक्ट्री की ज़रूरत है 12 घंटे काम कराए, ठीक है, या फिर 16 घंटे काम कराए, या ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराए, सैलरी जो निर्धारित है मिनिमम की, मिनिमम सैलरी से नीचे नहीं दे सकते। पता चला 8,000 या 10,000 मिनिमम वेतन है और फैक्ट्री 5,000 ही दे रहा हो, ठीक है, किसी दिन हफ्ते में छुट्टी ना दे रहा हो, कोई मेडिकल फैसिलिटी ना दे रहा हो, तो मनमाना ना करे फैक्ट्री और किसी का शोषण ना करे, इसी के लिए जो है श्रम कानून बनाया गया है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है श्रम कानून क्यों बनाया गया है। आंसर कह रहा है कि मजदूरों का शोषण करने के लिए नहीं। उसके बाद कह रहा है कि जल्दी जल्दी मजदूरों या वर्कर्स मतलब सिर्फ मजदूर नहीं होगा, हर तरह के टेक्नीशियन, सुपरवाइजर जो भी हैं, सबको वर्कर शब्द में ही यहाँ पर आप समझ के चलिए, ठीक है। हालांकि वर्कर शब्द एक कॉमन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जल्दी जल्दी लोगों की भर्ती करने के लिए नहीं, इसके लिए कानून नहीं बनाया गया है। कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए, सेफ गार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वर्क फोर्स बोला जा रहा है। वर्क फोर्स मतलब जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो भी कार्यरत एम्प्लॉयज हैं उनको वर्क फोर्स बोला जाएगा। इनको शोषण से बचाने के लिए क्या बनाया गया है, इसी के लिए बनाया गया है लेबर लॉ। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे क्या था, टू इंश्योर वर्कर कम टू वर्क प्लेस ऑन टाइम, ये कोई ऐसा नहीं है, आपका आंसर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट। कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो एम्प्लॉय का राइट नहीं है, मतलब जो काम करने वाले हैं लोग हैं, जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय है, उनका हक नहीं है। जैसे हमने आपको बोला ना कि जैसे कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, कि मानव का कुछ अपना अधिकार होता है, उसी तरह से जो एम्प्लॉय काम करने वाले थे उनका भी कुछ अधिकार होता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो उनका अधिकार नहीं है, जिसके साथ कंपनी चाहे तो दे चाहे तो न दे, ठीक है। तो ये लिख रहा है निम्न में से कौन सा कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है। देखिए प्रमोशन मिलना चाहिए, ये कर्मचारी का अधिकार है। सेफ्टी भी मिलनी चाहिए काम के दौरान, ये भी अधिकार है। बोनस भी मिलना चाहिए फैक्ट्री में, ये भी अधिकार है। देखिए इंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, ये कोई अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। फैक्ट्री, ये कोई अधिकार नहीं है कि आप फैक्ट्री में जाके बोलो कि नहीं मुझे इंटरटेनमेंट कराइए आप, तो ये ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है पहले क्लासेज में। अप्रेंटिस के लिए मिनिमम आयु क्या होती है, तो अप्रेंटिस के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 14 ईयर होती है। गवर्नमेंट की जो अप्रेंटिस एक्ट है उसमें ये निर्धारित किया गया है कि एक कैंडिडेट आपका 14 साल का है कम से कम तो अप्रेंटिस कर सकता है, या फिर 15, 16, 17, 18, 20 इस तरह से है तो कर सकता ही है, लेकिन मिनिमम जो है 14 वर्ष से छोटा होगा अगर कैंडिडेट, तो उसको अप्रेंटिस में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं द स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मैंने बोला था ना, वजीफा देखे स्कॉलरशिप की तरह लिखा है। स्टाइपेंड मतलब क्या होता है, सैलरी नहीं होती है। ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी समझ लीजिए या जो भी वेजेज समझ लीजिए, जो आपको पैसा मिलता है उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा था स्टाइपेंड ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन, किस पे निर्भर करता है। अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, नहीं। ये डिपेंड करेगा कि आप जनरल ओबीसी एससी हैं, नहीं। या फिर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, नहीं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिफिकेशन के हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इस पे निर्भर करेगा। जैसे आप ITI हैं तो आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ 8400 रुपये पर मंथ मिनिमम मिलना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपको 9400 या ऐसे ही, हमेशा क्या होता है 1000-2000 डिप्लोमा का ज़्यादा होता है, ठीक है, पॉलीटेक्निक जिसको कहते हैं। इसी तरह से बीटेक हैं तो आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको दूसरा मिलना चाहिए। मतलब आपके क्वालिफिकेशन पे निर्भर करता है कि आपको कितने स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। इसलिए आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हु ऑल आर कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जो एम्प्लॉय का आपने पीएफ ईएसआई वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, ईपीएफ ईएसआई, इसमें क्या होता है, ये तो आप इंश्योरेंस एक्ट की बात कर रहा है कि इंश्योरेंस के एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी लोग आते हैं, अगर आप रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, अगर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, सभी लोग आते हैं, ठीक है। तो कैजुअल एम्प्लॉय मतलब जो कभी कभी काम करते हैं, जैसे पार्ट टाइम टाइप का, टेम्प्रोरी भी वही होते हैं, कुछ दिनों के लिए काम किए फिर जब ज़रूरत है बुला लिया। संविदा वाले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, 2 4 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी लोग जो कोई भी हैं, जितने भी अगर आप काम करते हैं किसी फैक्ट्री के अंतर्गत, तो आप इंश्योरेंस के जो स्टेट इंश्योरेंस का एक्ट है उसके अंतर्गत आप सभी लोग आते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबकी सुरक्षा जरूरी है, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं या पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये इंश्योरेंस होता है। यहाँ पर लिखा है ना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। स्टाइपेंड आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। कह रहे हैं शैक्षणिक योग्यता और प्रकृति नहीं, इंडस्ट्री की प्रकृति, मतलब किस प्रकार की काम करने वाली कंपनी है उसके आधार पर वजीफा प्रदान किया जाता है। जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड मैंने बोला ना, ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सैलरी या जो पैसा मिलता है, 6 महीने आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं आईटीआई पास होने के बाद, तो आपको जो मिलता है उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, सैलरी नहीं बोला जाता, ठीक है। क्योंकि सैलरी मतलब होता है कि आप वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई हैं, लगातार आपको पैसा आ रहा है प्रति माह, तो वो सैलरी होता है, लेकिन आपका पर्टिकुलर ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टाइपेंड मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, तो स्टाइपेंड जो है कभी भी, फिलहाल इंडिया में रूल है मंथली मिलता है, ठीक है। जो स्टाइपेंड है आपका मंथली मिलता है, हर महीने आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको स्टाइपेंड मिले, आपको साल में एक बार मिले। हालांकि कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कुछ अलग अलग जॉब होती हैं जिसमें आपको 1-1 साल की सैलरी मिलती है। लोग कहते हैं कि मैं 20 लाख के पैकेज पे हूँ, तो क्या होता है उसका 20 लाख पर ईयर की सैलरी होती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली जो है पर मंथ मिलती है, लेकिन स्टाइपेंड तो 100% जो है पर मंथ ही मिलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक है, इज डिफाइंड एज रेम्युनेशन बाय द वे ऑफ सैलरी अलाउंसेज और पेमेंट फॉर द वर्क डन। अगर आपने जो काम किया उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है सैलरी के रूप में या फिर अलाउंस के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किए गए कार्य के लिए वेतन, भत्ता या भुगतान के रूप में पारिश्रमिक, मतलब जो आप मेहनत की है उसके रूप में जो पैसा मिलता है उससे पारिश्रमिक भी कहते हैं, परिभाषित किया जाता है किसको, ठीक है, पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, भुगतान करना नहीं, वेतन कहते हैं इसको। आप जो काम करते हैं उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वेतन कहा जाता है। आंसर बी सही होगा, ठीक है, 9th का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ईपीएफ इज इंश्योर्ड थ्रू द। ये ईपीएफ क्या होता है, आपको पता होगा कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता है, ठीक है। जनरली आपको जैसे आपकी सैलरी में से 5% 10% एक हिस्सा कटता है, जो आप पहले तो जल्दी नहीं निकाल पाते थे लोग, अब बहुत से उसमें क्लॉज भी हो गए हैं जिससे आप पहले भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जनरली ये क्या होता है, 15-20 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद लोग पैसा कहते हैं कि यार पीएफ का पैसा इकट्ठा हो गया था, 10 लाख 20 लाख, जिसकी जैसी सैलरी होती है उस हिसाब से पैसा इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है। ईपीएफ के प्रति नियोक्ता का योगदान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ईपीएफ में नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, जो आपको कंपनी, मतलब जो कंपनी है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है, जो आपको नौकरी दे रही है, ठीक है। तो ईपीएफ में फंडा ये होता है कि अगर आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपकी कंपनी है, तो अगर आपकी सैलरी से 5% कट रहा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कुछ और भी नियम हो, मैं थोड़ा यही सुना हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 में से 5% आपके सैलरी से कट जाएगा, ठीक है, प्लस 5% जो बनेगा वो आपको कंपनी देती है। तो सब मिला के आपको कितना मिल जाता है, 10% मिलता है, इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट में तो होता है, प्राइवेट में होता है कि नहीं, एग्जैक्ट मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत आता है। देखिए ये भी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, जैसे अप्रेंटिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है,
इसी तरह से ये भी होता है, EPF एक्ट भी होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता, प्रोविजनल भी नहीं होता है, प्रोविजनल फंड भी नहीं होता। ये सब जो है गलत है। आपका पहला आंसर सही है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेज इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द, कह रहे हैं भारतीय समाज में सैलरी को लेकर एक समस्या है, वो कौन सी समस्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मजदूरी के संबंध में एक सामान्य सी समस्या है, एक समस्या है, ठीक है, संबंध में एक समस्या है भारत में। कौन सी समस्या है? तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि सेम एक ही काम के लिए महिला है अगर तो उसको अलग सैलरी मिलती है, गलत लिख दे रहा हूँ मैं, छोटी बड़ी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेल है, पुरुष हैं तो उसको अलग सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट में तो ऐसा कम हो पाता है पार्शियलिटी, लेकिन आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। कई जगहों पे मेल को अलग सैलरी, एक ही पद पे हैं, एक ही पोस्ट है, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल को कम सैलरी मिलती है, मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा कई बार होता है, आपने देखा होगा लोकल में जो स्कूल वगैरह चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि अगल बगल के जो हैं लड़कियों को हायर कर लो, कम पैसे में वो काम कर लेंगे, ठीक है। तो यही समस्या है भारत की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, फैक्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आएगा, कर से भी रिलेटेड नहीं, जेंडर पे गैप, ठीक है, लिंग पर आधारित वेतन, मतलब मेल को अलग वेतन, फीमेल को अलग वेतन, ठीक है। तो ये एक समस्या है हमारे भारत में, ठीक है, आंसर ए। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है जो हम कहते हैं और कहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो समाज में मैसेज आजकल होता है कि महिला पुरुष बराबर हैं, जो इसको हम जेंडर इक्वलिटी कहते हैं, तो इस पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इक्वल होने कहाँ दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जहां हमेशा पुरुष को ऊपर रखा जाता है, महिला नीचे रखी जाती है, बहुत से ऐसे काम में, इनको आगे पीछे का मतलब है मेरा, तो ये समस्या है। तो उसमें से एक समस्या ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ POSH, ये पहले ये भी इससे पहले की क्लासेज में ये आ चुका है। POSH क्या है? POSH का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल हैरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सेक्स, देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है आपका प्रिवेंशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव, ठीक है, रोकथाम, एक नियम है, ये रूल है जो फॉलो करना पड़ता है। ये क्या करता है? सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाव के लिए बनाया गया है, ठीक है, आंसर बी। अगर नियम कानून ना हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं बदतमीज टाइप के जो दिन भर में जाने कितने लोगों को परेशान करें, सेक्सुअली हरेस करें, परेशान करें, उल्टे सीधे कमेंट्स करें, लेकिन बहुत से लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके नियम कानून है जिससे वो बंधे हुए हैं, थोड़ा डरते हैं, समाज में थोड़ा डर है, उसके बाद एक्ट से नियम कानून का भी डर है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ये रूल बनाया गया है। खास करके इंडस्ट्रीज वगैरह में स्पेशली इनकी जरूरत भी पड़ती है, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ हजार्ड इनकाउंटर्ड इन वर्क प्लेस अक्रॉस इन द वर्ल्ड, ठीक है, कह रहे हैं पूरी दुनिया में। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, वो फैक्ट्री हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत से जो भी वर्क प्लेस, मतलब जहाँ पे भी घर से बाहर जाते हैं हम किसी जगह जहाँ 50, 20, 10, 20, 15, 50, 100, 150 लोग काम करते हैं, उसको वर्क प्लेस बोला जाता है। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट की। यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में सामने आने वाला एक खतरा है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या है उसी को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। अगर किसी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, महिला को परेशान किया जा रहा है या पुरुष को परेशान किया जा रहा है, तो उसकी जो वर्किंग लाइफ होगी, क्या होगा वहाँ पर? परेशानी तो होगी ना। तो सिंपल सी बात है कि ये सही बात है, ठीक है, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। ये सही बात है कि काम करने वाली जो उसकी ज़िंदगी है, अगर वो क्या करेगा, वहाँ अगर परेशान किया जाएगा उसको, तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगेगा, उसकी वर्किंग लाइफ जो है डिस्टर्ब होगी। तो ये तो बात सही है। इसी तरह से इंडेंजर द वेल बीइंग ऑफ वुमन, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये खतरा ही है। अगर सेक्सुअली हरेस किया जाएगा तो कोई महिला काम करने जाना चाहेगी? परेशान होगी ना। तो ये भी बात सही है।
वीकनेस, जेंडर इक्वालिटी। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जब हम कहते हैं कि महिला और पुरुष समान हैं और अगर महिलाओं को वहाँ पर उत्पीड़न किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, तो ये जो समानता वाली बात है कहीं न कहीं ये खतरे में पड़ती जाएगी ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सही बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आंसर जो है इसका डी सही होगा। ऊपर जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ये सब सही हैं, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ये ऊपर जितने पॉइंट लिखे गए हैं सब सही हैं। अगर किसी वर्क प्लेस में कोई हैरेसमेंट करता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द POSH एक्ट, देखिए मैंने कहा था ना ये भी एक नियम है। POSH एक अधिनियम है, एक्ट है। जैसे अप्रेंटिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट हमने देखा, लेबर लॉ देखा, उसी तरह से POSH जो है ये भी एक एक्ट है, पोस एक्ट बोल सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, इस एक्ट के अंतर्गत क्या आता है, पोस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में शामिल है। क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर, अगर आप किसी को किसी प्रकार से मतलब छूते हैं, वो नहीं चाहता है, उसकी इच्छा के बिना छूना, तो ये भी आता है, ठीक है। दूसरा वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट, किसी पे आप गलत टिप्पणी करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, रोड पे चलते रहते हैं तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भी मम्मी है, बहन है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उल्टा कमेंट करते हैं, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आपकी शिकायत कर सकता है। आप उसको किसी प्रकार से गलत बिहेवियर करते हैं तो भी आपकी शिकायत कर सकता है इसके अंतर्गत। अनवेलकम टचिंग, वो नहीं चाहता आप उस गलत तरीके से उसको छूते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसलिए जितना कुछ लिखा है वो सब POSH एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें आपकी शिकायत हो सकती है। तो आंसर डी सही होगा 14 का, ठीक है। उसके बाद है द वर्कमेन्स, काम करने वाले लोग, कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू, ठीक है। कह रहे हैं ये मुआवजा की बात हो रहा है। जनरली देखे होंगे इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, कई बार बहुत मेजर इंजरी हो जाए, जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया, कट गया, कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिस बुरी किस्मत होती है तो बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो मुआवजा का पैसा होता है, तो क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है सिर्फ उसी को मिलता है, या उसके ऊपर जो आश्रित होते हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनको भी मिल सकता है, या उनका परिवार, माँ बाप, कोई जो उनके ऊपर आश्रित हो उनको भी मिल सकता है। तो ये दोनों लोगों को मिलता है, ठीक है। जिसके साथ वो घटना हुई है उसको भी, प्लस उसके जो आश्रित हैं, या फिर कई बार जो घटना हुई वो नहीं रहा तो उसके आश्रितों को मिलता है, या फिर कई बार दोनों को मिलता है, या कई बार एक को मिलता है। तो इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ पूछा गया है। तो कामगार मुआवजा अधिनियम ये भी एक एक्ट होता है, देख रहे हैं बहुत से एक्ट हैं इंडस्ट्री में। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट, ये आपका केवल काम नहीं, ये भी नहीं पूछ रहा है कि केवल आश्रितों को मिलेगा या जो काम कर रहा था उसको मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको, या फिर उस पर जो डिपेंड है उस पर, दोनों लोगों को मिल सकता है। तो आंसर आपका 15 का आंसर क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट, कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हर तरफ सामाजिक न्याय हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा। लिखा हुआ सामाजिक न्याय की स्थापना का पहला कदम क्या है, कि हम सबसे शुरुआती काम क्या करेंगे, ठीक है, किसकी रक्षा करेंगे, टू प्रोटेक्ट, किसकी रक्षा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ना पहला कदम की रक्षा करना है, किसकी रक्षा करना, ठीक है। लिखा है अमीर लोगों की रक्षा करिए, जो आपको नौकरी दे रहे हैं उसकी रक्षा करिए, जो आपके ग्राहक हैं उसकी रक्षा करिए, नहीं जिनको जरूरत है, दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं उनकी सुरक्षा आप खुद करिए, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप चाहते हैं कि समाज में न्याय रहे, मेंटेन बना रहे या बने, तो सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए, जो अपनी खुद की सेफ्टी नहीं कर सकते हैं उनकी आप मदद कीजिए, उनकी आप सुरक्षा कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा 16 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं। इन अटेंडिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक रूपता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में सबके साथ एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा कानून हो, सभी को, जैसे लेबर लॉ है तो पूरे दुनिया में एक जैसा हो, जैसे अमेरिका के मजदूर का जो हक है वही के भारतीय मजदूरों को भी वही हक मिले, इस तरह से अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया में समानता हो, तो उसके लिए कौन
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस केस में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस केस में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंटरनेशनल मतलब सिर्फ भारतीय ना हो, दूसरे देश का भी हो, तो जो सभी देशों के अपने जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सब इकट्ठा होकर अपना एक एसोसिएशन बनाए, ठीक है, जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करें, रूल्स रेगुलेशन पास कराएं, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन की, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम ही था लेबर लॉ। नेक्स्ट चलते हैं। लेबर लॉ हेल्प द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाई बूस्टिंग द, क्या मतलब कह रहा है कि जो लेबर श्रम कानून है किसको बढ़ावा देकर, कोई ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा देता है जिससे कर्मचारियों को उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, कह रहा है लेबर लॉ की वजह से जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है, क्या चीज़ जो लेबर लॉ जिस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो लेबर लॉ किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस आपके सामने है। वो क्या करता है, देखिए, वर्किंग आवर नहीं बढ़ाता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ाता है, लाभ हानि में नहीं बढ़ाता, ये बढ़ाता है मोरल, हौसला। ठीक है, हौसला बढ़ाने से क्या होता है कि आदमी कॉन्फिडेंट रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरा भी हक है, मेरे लिए भी कुछ नियम कानून बना है। तो उससे क्या होता है कि उसका बूस्ट होता है मोरल, जिसका हौसला बुलंद है तो उसकी लाइफ जो है आसान है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर आंसर बी। बाकी इस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे लेबर लॉ, इसमें यही टोटल 18 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर। प्लस नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अगला टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।